हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरुष ज्योमेट्रिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे, दो टाइप के सिग्नेचर, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर हमने देख लिए थे दो ऑब्जेक्ट्स के। एक तो हमने देखा वेजिटेशन का, उसके बाद हमने सॉइल का पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वाटर एंड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। लेकिन सबसे पहले आपको अब बेसिक जो आइडिया है कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता क्या है वो तो आपको क्लियर हो चुका होगा। वाटर का जो है वो थोड़ा सा अलग होता है एज़ कम्पेयर टू द वेजिटेशन एंड सॉइल। क्यों अलग होता है? क्योंकि वाटर के केस में अगर आप डायग्राम में भी देखोगे तो रिफ्लेक्टेंस बहुत कम देखने के लिए मिलता है। बाकी सारा जो रेडिएशंस होते हैं वो या तो ट्रांसमिटेंस देखने के लिए मिलता है या फिर हमें एब्जॉर्प्टेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हमें अच्छा सा मीन्स रिजल्ट चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए तो रिफ्लेक्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वाटर के केस में क्या है, ज़्यादातर विजुअल को देखोगे, विजुअल रेंज 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर, बस वही पोर्शन में हमें 5 to 10% 5% अप्रोक्सीमेटली रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। बाकी टाइम जो हमारे पास मिल रहा है वो सारा ट्रांसमिटेंस देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए ट्रांसमिटेंस का मतलब है कि वो पास थ्रू हो जा रही है हमारे पास ऑब्जेक्ट या वाटर से। तो जब हम देखते हैं वाटर को तो वो कलरलेस दिखता है, या फिर आप देखोगे तो ब्लू कलर थोड़ा सा कभी कभी दिखता है। वो एक्चुअली स्काई का भी होता है जो वाटर के अंदर शेड देखते हैं। लेकिन मोस्टली जो होता है वो वाटर जो होता है, जो क्लियर वाटर होता है, वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट दिखता है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी रेडिएशंस उसमें फॉल होती हैं वो सारी की सारी पास थ्रू हो जाती हैं और ट्रांसमिट हो जाती हैं हमारे पास। अगर उसी केस में अगर हम इंफ्रारेड रेडिएशन उसमें गिराते हैं, विजुअल के बाद इंफ्रारेड आता है, तो अगर वो रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल होती हैं तो वो मोस्टली क्या मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो एब्जॉर्प्टेंस का होता है। मैक्सिमम क्या मीन्स यहाँ पर तो देखोगे आप 100% ही है। रेडिएशंस इंफ्रारेड रेडिएशन के केस में वो एब्जॉर्प्टेंस होता है। तो जब भी इंफ्रारेड रेडिएशन होता है सेंसर तक कोई भी रिफ्लेक्ट बैक होकर रेडिएशंस नहीं पहुँचती हैं, तो इंफ्रारेड वेव बैंड में जो सेंसर होता है, वो जो वेव बैंड होता है उसके केस में वाटर को जो है वो ब्लैक के बॉडी के केस में दिखाता है। मीन्स ब्लैक शेड रहेगा। अगर कोई भी एक इमेज लेते हैं इंफ्रारेड वेव बैंड के सेंसर से, अगर हम कोई भी वाटर बॉडी का इमेज लेते हैं तो वो ब्लैक कलर का शो होगा। अगर आपने बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस देखी होंगी तो उसमें वाटर बॉडी ब्लैक दिखता है, क्योंकि उसमें जो बैंड होता है वो 0.7 और 1.1 माइक्रोमीटर के बीच में जो बैंड होता है, इंफ्रारेड बैंड होता है, वो हमारे पास ब्लैक कलर का बॉडी दिखाता है, क्योंकि हमारे पास एब्जॉर्प्टेंस हो जाती है सारी की सारी रेडिएशन जो भी वाटर के ऊपर फॉल होती है। लेकिन हमें जो कलर दिखता है वो जनरली किसका दिखता है, या फिर ब्राइटनेस अगर हम बोलते हैं तो जिसका जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस होता है उतना ज़्यादा ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे क्या 0% है तो वो ब्लैक कलर का दिखता है बॉडी, और या फिर ऑब्जेक्ट जो भी होता है। तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं। आपको मैंने इसका भी ओवरव्यू दे दिया कि अनलाइक सॉइल द मेजॉरिटी ऑफ रेडिएंट फ्लक्स इंसिडेंट अपॉन वाटर इज नॉट रिफ्लेक्टेड बट इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड एट विजुअल वेवलेंथ of EMR. Very little energy is absorbed. A small amount usually under 5%, बस मैक्सिमम मतलब 5% तक ही रिफ्लेक्टेड होती है जो भी विजुअल स्पेक्ट्रम में होती है, एंड द मेजॉरिटी इज ट्रांसमिटेड। तो अगर मैं आपको ये पहले ही पढ़ाने लग जाता और डायग्राम नहीं समझाता तो आपको वो लाइंस भी समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम पूरा क्लियर कर दिया। अगर आप डायग्राम देखोगे तो थ्योरी अपने आप हो जाती है। तो आपको ये ग्राफ समझ आ गया कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व, ये स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व जो होता है। अब इसमें तीनों चीज़ दिखा रही है कि कितना परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होता है, कितना परसेंटेज एब्जॉर्प्टेंस होता है। ये क्या है हमारे पास 0 से 100% है जो एब्जॉर्प्टेंस दिखा रहा है, और जो हमारे पास ये परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस है 0 से 100%। तो देखा जाए तो हमारे पास विजुअल रेंज की जो विजुअल रेंज है उसका वेवलेंथ कितना होता है 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर। तो विजुअल रेंज में देखा जाएगा तो रिफ्लेक्टर जनरली 5% है, नॉट मीन्स ग्रेटर देन 5%। कह सकते हैं कि 5% से ज़्यादा रिफ्लेक्शन देखने के लिए हमें मिलता ही नहीं है। और बाकी जो मोस्टली होता है वो ट्रांसमिटेंस होता है, और बहुत कम पोर्शन हमारे पास, ये जो लाइट ग्रे कलर है वो बहुत कम परसेंटेज हमारे पास एब्जॉर्प्टेंस होता है। If you happen to standing in water, you can see your toes through the water. Water absorbs strongly at near infrared wavelengths, leaving little radiation to be either reflected or transmitted. इसके कहने का मतलब है कि अगर हम पानी में
खड़े हो जाते हैं तो हमारे पैर दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारे पास जितनी भी रेडिएशन फॉल होती हैं वो सारी की सारी पास थ्रू हो जाते हैं, ट्रांसमिटेंस हो जाता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें वाटर के अंदर होती हैं वो सारी की सारी क्लियरली दिखती हैं हमारे पास। अगर और जो नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्टेंस देखने के लिए मिलता है, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस बहुत कम देखने के लिए मिलता है। Although water surfaces may be more homogeneous than soil surfaces, you can still expect some variability in the reflectance of a body of water. The following two most important factors are. अब देखो जैसे सॉइल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता था कितना रिफ्लेक्टेंस होगा और किस कलर का दिखेगा, कितनी ब्राइटनेस होगी किस वेवलेंथ में। तो वाटर के केस में भी ये चीज़ें होती हैं। जनरली जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं दो हैं। सबसे पहला है हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर, कि शैलो वाटर बॉडी है या फिर हमारे पास डीप वाटर बॉडी है, और उसके अंदर मटेरियल्स विद इन द वाटर कि मटेरियल्स कौन से है, या क्लियर वाटर है या नहीं है, रनिंग वाटर है, या फिर उसके अंदर कितना कंपोजिशन है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फिजिकल, केमिकल और उसके शेप साइज सब पर डिपेंड करता है कि कितना रिफ्लेक्टेंस होगा। वैसे ही हमारे पास वाटर के अंदर कौन से मटेरियल्स हैं या फिर क्या क्या कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्लियर वाटर है या नहीं है। और जो हमारे फर्स्ट पॉइंट था वो हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर पर, डीप है या शैलो वाटर बॉडी है हमारे पास। अब शैलो वाटर बॉडी होता है तो सम ऑफ द रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड नॉट बाय द वाटर बट इटसेल्फ बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, कि वाटर के नीचे जो चीज़ें होती हैं उससे हमें रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, ना कि जो वाटर बॉडी होती है उससे हमें रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। देयरफॉर इन शैलो पूल्स एंड स्ट्रीम्स इट इज ऑफन द अंडरलाइंग मटेरियल्स डेट डिटरमाइंस द वाटर बॉडीज रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज। क्योंकि वाटर बॉडी अगर शैलो है, जैसे मैंने आपको फुट का बताया था, तो फुट कलर जो दिखता है स्किन कलर क्यों दिखता है, तो वो वाटर की वजह से नहीं, जो भी फुट से जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है इसलिए फुट का कलर हमें दिख रहा है। वाटर का कलर तो हमारे पास कलरलेस ही होता है क्योंकि सारी की सारी रेडिएशन ज़्यादातर ट्रांसमिट ही हो जाती है हमारे पास। लॉन्गर वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रीजन्स ऑफ EMR एब्जॉर्ब मोर बाय वाटर देन शॉर्टर विजुअल वेवलेंथ्स। जैसे इस डायग्राम में आपने देखा था, इसमें हमने क्या देखा कि जैसे जैसे रेंज ऑफ वेवलेंथ बढ़ रही है, अगर आप देखोगे विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर ही तो 0.4 से लेके 0.5 तक हमारे पास हायर परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस है एज़ कम्पेयर टू द लॉन्गर वेवलेंथ। तो वही चीज़ उसमें बताइए कि विजुअल स्पेक्ट्रम में भी वेरी कर रहा है हमारे पास, कि वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस डिक्रीज हो रहा है हमारे पास। Thus water typically looks blue और blue green due to stronger reflectance at these shorter wavelength। तो कभी कभी वाटर जो है वाटर बॉडी जो होती है हमारे पास वो ब्लू कलर की इसीलिए दिखती है क्योंकि ब्लू कलर की जो रेंज होती है विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर उसमें बाकी रेड और ग्रीन के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो कभी कभी हमारे पास जो वाटर बॉडी होती है वो ब्लू कलर की दिखती है। स्ट्रॉन्गर रिफ्लेक्टेंस एट दीज शॉर्टर वेवलेंथ एंड डार्कर इफ व्यूड एट रेड और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ। अगर नियर इंफ्रारेड हो या फिर रेड कलर हो तो वो आपको थोड़ा डार्क दिखेगा या ब्लैक कलर दिखता है। अगर नियर इंफ्रारेड में हम कोई इमेज क्रिएट कर रहे हैं उस स्पेक्ट्रल बैंड में, अगर हमारे पास इमेज ले रहे हैं वो किसी भी वाटर बॉडी की, तो वो जो हमारे पास ब्लैक कलर का दिखती है क्योंकि सारी की सारी रेडिएशन क्या एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा डार्कनेस होता है और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस होता है उतना ज़्यादा ब्राइटर होता है हमारे पास। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इफ़ देयर इज सस्पेंडेड सेडिमेंट present in the upper layers of the water body then this will allow better reflectivity and a brighter appearance of the water। अगर हमारे पास क्लियर, अब इसमें मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन या उसके मटेरियल क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास वाटर बॉडी के ऊपर या सस्पेंडेड सेडिमेंट्स हैं अपर लेयर्स में या कोई भी फ्लोट कर रहा है कुछ भी चीज़, तो उसकी वजह से हमारे पास रिफ्लेक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है और उस स्पेक्ट्रल बैंड में हमें थोड़ा ब्राइटर अपीयरेंस मिलेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि रिफ्लेक्टेंस जितना ज़्यादा, ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा, डार्कनेस उतनी ज़्यादा। तो ये आप याद कर सकते हो। याद क्या मतलब समझना ही है, याद कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको फिगर से समझनी है और इसी के रेस्पेक्ट में हमारे पास गेट में क्वेश्चन आते हैं। द अपरेंट कलर ऑफ द वाटर will show a slight shift to longer wavelength. Suspended sediment can be easily confused with shallow but clear water since these two phenomena appear very similar। तो मैंने आपको बताया कि शैलो वाटर बॉडी होती है उसके नीचे जो पार्टिकल जो भी मटेरियल होता है उसकी वजह से रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। और वही सेम चीज़ अगर मान लीजिए वाटर बॉडी के ऊपर कोई सस्पेंडेड सेडिमेंट है
या सस्पेंडेड मटेरियल, उसकी वजह से रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है शैलो के केस में हमारे पास। क्लोरोफिल इन एल्गी एब्जॉर्ब्स मोर ऑफ द ब्लू वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्ट द ग्रीन, मेकिंग द वाटर अपीयर ग्रीनर इन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्गी। अब सिंपल सी चीज़ है, जैसे हमारे पास वेजिटेशन ग्रीन क्यों दिखती है, क्योंकि ग्रीन कलर हमारे पास ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो वही सेम चीज़ है कि अगर वाटर बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा जिसको हम काई कहते हैं, वो एल्गी होता है एक तरीके। तो एल्गी ग्रीन कलर का होता है और वो ग्रीन कलर दिखता है। ग्रीन कलर इसलिए दिखता है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जैसे प्लांट के अंदर होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो रेड और जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ को अपने फूड के लिए यूज करता है। बचा हुआ क्या किसके लिए, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट बैक होता है, उसकी वजह से हमारे पास वाटर भी एल्गी की वजह से ग्रीन कलर का दिखने लग जाता है। सिंपल सी चीज़ें, एक बार आपको अगर स्टार्टिंग में जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आएगा तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। द टोपोग्राफी ऑफ द वाटर सरफेस, rough, smooth, floating material, etc. can also lead to complications for water-related interpretation due to potential problems of specular reflection and other influences on color and brightness। तो वही सेम चीज़ है कि वाटर बॉडी के ऊपर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसकी टोपोग्राफी, जैसे मान लीजिए, या फिर उसके ऊपर कुछ भी चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, सेडिमेंट्स हैं उसके ऊपर, उसकी वजह से हमें रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा कन्फ्यूजेबल रहता है। जो भी हमारे पास एनालिसिस करते हैं इमेज क्रिएट करने के बाद, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि ये उसकी वाटर बॉडी की जो भी प्रेजेंट है मटेरियल उसकी वजह से या फ्लोटिंग मटेरियल की वजह से, तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है। द 3 मोस्ट कॉमन मटेरियल सस्पेंडेड इन वाटर आर नॉन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स, टैनिन एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब कि एल्गी मान लीजिए, तो टैनिन हमारे पास फ्लोट करता है जनरली, या फिर जो पत्थर होते हैं हमारे पास नॉन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स, वो हमारे पास फ्लोट करते हैं। अब उनकी वजह से क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है, अगर मान लीजिए कोई नॉन ऑर्गेनिक सिल्ट्स या क्लेज है जो फ्लोट कर रही है वाटर बॉडी के ऊपर, तो वो क्या करेगी, नॉन ऑर्गेनिक सिल्ट्स एंड क्ले इंक्रीज द रिफ्लेक्टेंस एट विजुअल वेवलेंथ ड्यू टू इंटरेक्शन विद एंड स्कैटरिंग बाय सॉइल लाइक पार्टिकल्स। तो जो ये चीज़ें होती है हमारे पास जो फ्लोट करती हैं, जैसे नॉन ऑर्गेनिक सिल्ट्स और क्ले, उनकी वजह से हमारे पास विजुअल वेवलेंथ में रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू वाटर के केस में। तो ये क्या सॉइल लाइक पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता ही है, सिल्ट और क्ले एक सॉइल का ही टाइप है, उसकी वजह से रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए हमें मिलता है। अगर आप इफ़ यू आर लकी, अगर आपने कभी ग्लेशियर देखा है तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि मिल्की वाइट कलर का दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे पास जो हाइयर कंसनट्रेशन होता है उसके अंदर फाइन रॉक्स, ग्लेशियर आता है हमारे पास तो बहुत छोटे छोटे रॉक पार्टिकल जो होते हैं उसके अंदर वाटर बॉडी के अंदर, वो हमारे पास सस्पेंडेड होते हैं और उसकी वजह से हमें रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। वो वाटर बॉडी की वजह से नहीं मिलता, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनकी हायर कंसनट्रेशन रहती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं, उनकी वजह से रिफ्लेक्टेंस देखते हैं, तो हमारे पास वो मिल्की वाइट कलर का दिखता है। इन एग्रीकल्चरल सीन क्या होता है हमारे पास कि द मेन कलरिंग एजेंट इज टैनिन प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिंग ह्यूमस। तो मान लीजिए कोई भी नाला है, नाला में देखेंगे कि हमारे पास ब्लैक कलर का दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है, वो वाटर कलर क्यों दिखता है, वाटर तो है लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है जैसे टैनिन हो गया, तो वो मेन डिकम्पोजिंग ह्यूमस है, वो येलोइश टू ब्राउन कलर का दिखता है क्योंकि उसमें हमारे पास ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और बाकी जो रेड कलर होता है या फिर येलो कलर होता है उसको थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। डिक्रीज ब्लू इंक्रीज द रेड रिफ्लेक्टेंस। ए गुड एग्जांपल ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ टैनिन कैन बी फाउंड इन स्ट्रीम्स दैट ड्रेन पीट मूवलैंड्स। कोई भी नाला देख लीजिए, उसका एक एग्जाम्पल है। क्लोरोफिल कंटेंट होता है, जैसे एल्गी हो गया हमारे पास, अगर वाटर बॉडी के ऊपर एल्गी हमारे पास फ्लोट कर रहा है तो क्या होता है हमारे पास, वो ग्रीन कलर का दिखता है। क्यों ग्रीन कलर का दिखता है, क्लोरोफिल जो होता है रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन कलर को हमारे पास इंक्रीज ग्रीन, डिक्रीज ब्लू एंड रेड रिफ्लेक्टेंस, तो रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है ग्रीन कलर हमारे पास। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास मेनली वाटर बॉडी के अंदर फ्लोट करती हैं, एक तो ह्यूमस या टैनिन मान लीजिए, दूसरा हमारे पास क्लोरोफिल कंटेंट जिसको एल्गी मान सकते हैं, और जो हमारे पास था एक और नॉन ऑर्गेनिक सिल्ट या कोई भी मीन्स ये तो सॉइल ही है, अगर सॉइल भी हमारे पास करती है तो उसकी वजह से सॉइल लाइक पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं हमारे पास। तो वाटर का कलर नहीं होता लेकिन उसके जो कंपोजिशन होते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारे पास। तो वाटर का ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं, बस एक ही आपको याद रखना है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व जो है वाटर का वो आपको समझना है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे पास, 3 कॉमन मटेरियल वो आपको याद रखना है, नॉन ऑर्गेनिक
सेडिमेंट्स, टैनिन, ह्यूमस या फिर फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी या फिर क्लोरोफिल, कुछ भी कह लीजिए। तो इन तीनों में से क्या क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है वो आपको समझ आ जाना है। उसके बाद जो होता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी है कि मिनरल्स और रॉक्स के जो स्पेक्ट्रल बिहेवियर होता है वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, वो कैसा रहता है, क्योंकि इसके अंदर भी फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, कि वाटर कंटेंट हो गया या फिर उसके केमिकल कंपोजिशन हो गए, कहीं पे कार्बोनेट ज़्यादा रहता है, कहीं क्ले पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। क्योंकि रॉक्स जो होती हैं, जो मिनरल्स जो होते हैं वो भी रॉक्स जो होती हैं वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा केमिकल फिजिकल चेंज होता है, और उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ मिनरल्स और रॉक्स देख लेते हैं। Rocks like soils are single scatterer and exhibit relatively simple spectral properties. Unlike soils, reflectance is less dependent on water content and completely independent of organic matter content, texture और structure. तो जैसे कि सॉइल के अंदर देखा था हमने कि उसके स्ट्रक्चर और टेक्सचर पर डिपेंड कर रहा था ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, तो और वाटर कंटेंट पर भी डिपेंड कर रहा था, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट पर भी डिपेंड कर रहा था। लेकिन रॉक और मिनरल के केस में ऐसा नहीं है। जनरली जो वाटर कंटेंट पे इफेक्ट तो करता है बट इतना ज़्यादा नहीं करता, और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, टेक्सचर और स्ट्रक्चर पे तो हमारे पास बिल्कुल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। रॉक स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस प्राइमरली डिपेंड्स ऑन देयर मिनरल कंपोजिशन, लेकिन इनके जो मिनरल कंपोजिशन होते हैं उसकी वजह से ही हमारे पास रॉक का क्लासिफिकेशन होता है, और रॉक का क्लासिफिकेशन भी मिनरल कंपोजिशन और जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है वो भी इसके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। Mineral reflectance is measured in the laboratory figure show following two sources of variation. सबसे पहले हमारे पास ओवरऑल लेवल ऑफ रिफ्लेक्टेंस और दूसरा हमारे पास स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन फीचर्स हमारे पास। तो ये तो हमारे पास इंक्रीजिंग वैल्यू है, हमारे पास रिफ्लेक्टेंस वैल्यू, ये वेवलेंथ की वैल्यू है हमारे पास। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है देखिए आप, इसमें जो डाउन हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन बैंड्स की वजह से, किसी में वाटर की वजह से या फिर मिनरल कंपोजिशन की वजह से, वो भी देख लेते हैं। वैसे तो इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख ही रहा है। इसमें क्या चार हमारे पास रॉक्स लिए हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स, कैल्साइट, जियोथाइट, क्वार्ट्ज, कायोलाइट। तो इसके जो है हमारे पास मिनरल कंपोजिशन अलग अलग होते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास चारों का जो रिफ्लेक्टेंस कट देखने के लिए मिलता है अलग अलग देखने के लिए मिलता है हमारे पास। अब जैसे ये डायग्राम है, इसमें आपको कलर तो नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें केमिकल कंपोजिशन जो चारों जो भी हमने एग्जांपल लिए हैं, कैल्साइट लिया है, जियोथाइट लिया है, क्वार्ट्ज लिया है, कायोलाइट लिया है। कायोलाइट का जो कंपोजिशन कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोजिशन होता है उसका, वो ज़्यादातर क्ले मिनरल्स का होता है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये वाला मीन्स जो डाउन हो रहा है, ये हमारे पास क्लो मिनरल बैंड्स की वजह से, जैसे हमने वाटर ऑब्जेक्शन बैंड्स देखे थे हमारे पास वेजिटेशन और सॉइल के केस में, वैसे इसमें क्ले प्रेजेंट ज़्यादा होता है, जो कि हमारे पास ये जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है, नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ बैंड होती है, उस वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमारे पास रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए कम मिलता है। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है किसका, ये जो बनेगा वो हमारे पास ग्रीन कलर का है, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है वो कायोलाइट का है, जिसके अंदर क्ले मिनरल बैंड, क्ले कंपोजिशन ज़्यादा होता है। तो हमारे पास ये रेंज ऑफ जो होती है हमारे पास वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जियोथाइट है, जिसके अंदर आयरन बैंड्स होते हैं, आयरन कंपोजिशन ज़्यादा होता है। तो आयरन बैंड जो होता है वो ये वाले ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जो इंफ्रारेड वेवलेंथ बैंड होती है उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितना भी कंपोजिशन होता है, जो भी रॉक्स का कंपोजिशन होता है, मिनरल कंपोजिशन, उस पर डिपेंड करता है। अगर आयरन ज़्यादा है तो विजुअल वेवलेंथ में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है एब्जॉर्प्शन। अगर हमारे पास और कायोलाइट है तो उसमें हमारे पास क्ले पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है। अब जैसे कैल्साइट है, कैल्साइट के अंदर हमारे पास कार्बोनेट का कंपोजिशन ज़्यादा होता है, तो उसमें कार्बोनेट बैंड होता है। कार्बोनेट जो होता है वो हमारे पास ये रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो केमिकल कंपोजिशन की वजह से, अब क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज में हमारे पास ज़्यादातर सिमिलर रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, और इसमें जो बैंड्स होते हैं हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड, वो कम देखने के लिए मिलता है। तो ये चारों जो एग्जांपल हैं वो हमारे पास रॉक्स और मिनरल्स के ही
एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमारे पास इनके केमिकल कंपोजिशन, जो मिनरल कंपोजिशन है, उसकी वजह से इनका जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व होता है वो डिफरेंट होता है। अब जैसे कि इसकी थ्योरी है कि लो रिफ्लेक्टिंग मिनरल सच एज जियोथाइट एंड ओर ऑफ आयरन हैव स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी सिमिलर टू सॉइल सर्फेसेज, लो टू मॉडरेट रिफ्लेक्टेंस एट विजुअल वेवलेंथ इंक्रीजिंग इनटू द नियर इंफ्रारेड। तो जब आप ये देखोगे ये जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है जनरली वेजिटेशन जैसा ही है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन में हमारे पास ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है एज कम्पेयर टू द विजुअल स्पेक्ट्रम। और जो हमारे पास हाई रिफ्लेक्टिंग मिनरल सच एज क्वार्ट्ज, सिलिकेट मिनरल होता है इसके अंदर, एंड कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिबिट्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली हाई रिफ्लेक्टेंस थ्रू आउट द विजुअल, नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो जो हमारे पास क्वार्ट्ज और कैल्साइट का जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व होता है वो नियर बाई सिमिलर होता है क्वार्ट्ज और कैल्साइट का ये हमारे पास कार्बोनेट बैंड्स है, और क्वार्ट्ज का देखेंगे तो हमारे पास नियरली जो हमारे पास होता है विजुअल स्पेक्ट्रम जो हमारे पास है और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, उसमें हमारे पास सिमिलर रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। हमारे पास मीन्स हाई रिफ्लेक्टिंग मिनरल्स है, हमारे पास रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये हमारे पास लो रिफ्लेक्टिंग मिनरल था जियोटाइट। तो उसके बाद डिफरेंस है बिटवीन हाई रिफ्लेक्टेंस मिनरल्स अकर एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स एंड दीज एब्जॉर्प्शन फीचर्स आर नोन एज डायग्नोस्टिक एब्जॉर्प्शन फीचर्स। तो मैंने आपको जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वैसे ही हमारे पास है कि जो ये हाई रिफ्लेक्टेंस मिनरल्स होते हैं उसमें कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ या किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है किसी मिनरल कंपोजिशन की वजह से। कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ जो होती है वो कार्बोनेट की वजह से होती है या फिर कोई दूसरा क्ले पार्टिकल है उसकी वजह से। तो जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको हम डायग्नोस्टिक एब्जॉर्प्शन फीचर कहते हैं हमारे पास। अब जैसे कि एग्जांपल में देखिए कि द इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट ऑन द रिफ्लेक्टेंस ऑफ कैल्साइट एट 2.35 माइक्रोमीटर, सम ऑफ द मोस्ट प्रोनाउंस्ड एब्जॉर्प्शन फीचर्स आर एसोसिएटेड विद क्ले मिनरल्स। तो ये आपने डायग्राम में देखा था कि ये जो कार्बोनेट बैंड है ये 2.35 माइक्रोमीटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन क्ले मिनरल जो है हमारे पास थोड़ा डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं हमारे पास। एज क्ले सच एज काइलोनाइट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकेट मे बी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ प्रीसियस metals, it was not surprising that the mineral exploration community were the drivers behind the decision to include a shortwave infrared wave band on the Landsat TM sensor thematic mapper sensor that measured reflectance at 2.08 to 2.35 माइक्रोमीटर। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हम स्पेक्ट्रल कर्व पढ़ रहे हैं इससे ये हमें नॉलेज हो जाती है कि हमें कौन से रेंज ऑफ वेवलेंथ को किस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना चाहिए। तो लैंडसेट थीमेटिक मैपर में एक स्पेक्ट्रल बैंड यूज किया गया था 2.08 से 2.35 माइक्रोमीटर का जो सेंसर पे लगाया गया था शॉर्टवेव इंफ्रारेड बैंड का। वो इसीलिए कि हमारे पास कुछ जो मिनरल एक्सप्लेनेशन था वो इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिल रही थी। दे आर नाउ लीडिंग द वे इन हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। अब हाइपर स्पेक्ट्रल में बहुत सारे वेवलेंथ बैंड हम यूज करते हैं जिसमें वो हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग कहलाता है। उसके अंदर भी हमारे पास ये रेंज ऑफ वेवलेंथ बैंड है। अनलाइक अदर मिनरल्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन क्ले पार्टिकल्स एंड वाटर प्रोड्यूसेस सम एब्जॉर्प्शन फीचर्स एट 1.5 माइक्रोमीटर एंड 1.9 माइक्रोमीटर। तो जो हमने क्ले का देखा था वो 1.4 माइक्रोमीटर और 1.9 माइक्रोमीटर को एब्जॉर्व कर रहा है, और जो हमने कार्बोनेट का देखा था कार्बोनेट का वो 2.35 माइक्रोमीटर को एब्जॉर्व कर रहा है। तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये क्ले मिनरल है, एक तो हमारे पास 1.4 और 1.9 था और ये हमारे पास 2.35 माइक्रोमीटर था जो हमारे पास कार्बोनेट बैंड था हमारे पास। तो ये रेंज ऑफ वेवलेंथ है जो हमारे पास एब्जॉर्ब होती है हमारे पास। वैसे हमारे पास ये डायग्राम एक ये आप देख सकते हो USGS होता है, इसका ये सैटेलाइट इमेजेस के लिए डाउनलोड करने के लिए होता है। Finally, before summarizing this section, it is important to draw your attention to the information regarding the description of the spectral properties and signature। एक ही चीज़ है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व जो होता है ऑफ वेजिटेशन, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स एंड वाटर surfaces which are typically of mid altitude temperature climates. Those of you living or working in other parts of the world may experience a different set of surfaces or different canopy types। तो जैसे हमारे पास टोपोग्राफिकल रीजन होता है
मीन्स कहीं पे ज़्यादा हमारे पास वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है, कहीं पे हमारे पास बर्फ़ देखने के लिए मिलती है, तो बहुत सारा रेंज ऑफ वो होता है हमारे पास, एरियाज़ होती हैं। तो कहीं पे एरिड है हमारे पास, कहीं पे सेमी एरिड रीजन्स हैं। यू विल फाइंड लैंड सरफेस विद लो वेजिटेशन कवर, plenty of rock outcrops, soil cover with green land surface rather than soil, exhibit particular spectral characteristic with its mineral content. At high altitudes, you may observe snow or ice cover surfaces with exceptionally high reflectance. स्नो की वजह से हमारे पास रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ब्राइटर कलर का अगर हमारे पास देखा जाएगा, इमेज लेंगे तो ब्राइटर कलर का दिखेगा। यू मस्ट ऑल्सो बी अवेयर दैट सोलर एलिवेशन इज जनरली लो एंड देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स कास्ट लॉन्गर शेडोज एट हाई एल्टीट्यूड। जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड उतना ज़्यादा क्लोज हो गए हम सन के, तो वो हमारे पास सोलर एलिवेशन डिक्रीज हो जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जो ये पैराग्राफ है, बट आपको जो है जो हमने 4 स्पेक्ट्रल सिग्नेचर देखे हैं, सॉइल का देखा है हमने, वेजिटेशन का देखा है, और हमने वाटर का देखा है, और रॉक एंड मिनरल का देखा है। तो ये इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको जितना भी मैंने पढ़ा है। और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो अभी प्लेटफॉर्म सेंसर पढ़ेंगे, ये रिमोट सेंसिंग पर्पज़ से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी नेक्स्ट जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वो हम अभी प्लेटफॉर्म एंड सेंसर ही स्टार्ट करूँगा मैं। तो इसके अंदर जो है कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी ग्लोसरी ले रखी है, ये मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हो कि सर ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बना दूँगा। बट इसमें वही टर्म्स है जो मैंने आपको पूरे 10-11 लेक्चर में आपको पढ़ाया है। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे अभी, वो इसी का ही सेकंड पार्ट करते हैं, इसी यूनिट को कवर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे GNSS और मैथ्स का भी हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, प्लेटफॉर्म सेंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।